आप देख रहे हैं सत्याग्रह। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सत्याग्रह में तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग से बचा हड़कंप। बाइक पर आए करीब 10 से ज्यादा बदमाशों ने की फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जालौन में दबंगों ने खेत में आवारा पशु पर बिना लाइसेंसी राइफल से की फायरिंग, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। बांदा में भाजपा नेता ने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जमकर काटा हंगामा। रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर गाली गलौज का भी आरोप। पीलीभीत में जमीन के विवाद को लेकर भिड़े दो पक्ष, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल हुआ। सीलिंग की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्टंटबाजी, अमरोहा में चलती मर्सिडीज की खिड़की खोलकर युवाओं ने किया स्टंट। गाड़ी सीज हुई। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक वायरल हुआ ये 5वां वीडियो। बदायूं में नाग नागिन के जोड़े पर नेवले ने किया हमला। नागिन की मौत के बाद नाग ने जमीन पर पटका सिर। नजारा देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राकेश टिकैत, हमने संगठन के लोगों को यात्रा से जुड़ने से नहीं रोका, मैं यात्रा में नहीं होने जा रहा हूं शामिल। रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मिली जमानत। अदालत में हाजिर नहीं होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में वकील प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई की मांग की। मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बन भूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के मामले पर हरीश रावत का मौन उपवास। अपने आवास पर 1 घंटे तक मौन उपवास पर रहे हरदा। हल्द्वानी में लोगों के प्रदर्शन पर मायावती का ट्वीट लिखा, अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब को उजाड़ना अमानवीय कार्य है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का बड़ा बयान, यूपी में एक मतदाता सूची से ही हो निकाय चुनाव, अलग अलग मतदाता लिस्ट से होती है परेशानी। आज मदन भैया ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने दिलाई शपथ। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से आरएलडी के विधायक बने मदन भैया। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन के कोच में लगी आग। यात्रियों ने कोच से कूदकर जान बचाई। वक्त रहते ही दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इटावा के रिहायशी इलाके साबितगंज बाजार के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। औरैया में पिता के जमीन नहीं बेचने पर बेटी ने खुद की झोपड़ी में आग लगा दी। जमीन बेचकर दूसरे व्यापार करने के लिए मांग रहा था रुपए, आरोपी फरार हुआ। कौशाम्बी में कार सवार ने लड़की को मारी टक्कर मारने के बाद कार सवार भी कार समेत खाई में पलटा। हादसे में लड़की गंभीर रूप से जख्मी। बरेली में किशोरी से गैंगरेप का मामला आया सामने। किशोरी के साथ उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खटीमा में नितिन रस्तोगी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। युवक की हत्या के मामले में मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी। फिरोजाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। माता पिता की मौत के बाद बच्चों से भीख मंगवाती थी चाची, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर मुठभेड़ में इनामी बदमाशों के ढेर होने का मामला। पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। लखनऊ में युवक की निर्मम हत्या से सनसनी, सिर पर वार कर हत्यारों ने उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से भागे। बरेली में लड़की से गैंगरेप की वारदात। बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों पर आरोप है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने गई थी पीड़िता। कार्रवाई न होने पर पीड़िता के भाई ने फूंका अपना घर। पीड़िता की तहरीर पर सहेली समेत 6 पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में 112 पीआरवी के पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर महिला से छेड़खानी का आरोप है। एक पुलिसकर्मी मौके से भाग निकला, दूसरे को महिला ने पकड़कर पीटा। अमरोहा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। टीम ने 2500 लीटर लहन को नष्ट किया। 500 लीटर अवैध कच्चे शराब को बरामद किया गया। रुद्रपुर में एबीवीपी के 23वें राज्य अधिवेशन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी का विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर समय समय पर संघर्ष किया। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने मोटर मार्ग का भूमि पूजन किया। सड़क की मांग पूरी होने पर लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर विधायक का स्वागत और सम्मान किया। चंपावत में मिठाई की दुकान के गोदाम में सिलेंडर फटने से लगी आग। आग लगने से 2 कर्मचारी झुलसे, लाखों का नुकसान हुआ। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा भर्ती गड़बड़ी मामले पर सीबीआई करे जांच। विधानसभा में हुई भर्तियों में पाई गई अनियमितताएं। काशीपुर में भी भाजपा मेयरों ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। सीमा विस्तार के बाद दायरे में आए नए वार्ड में व्यावसायिक टैक्स वसूली की मांग की। रुड़की में पुलिस की 9 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी। नशीली दवाइयों की बिक्री की सूचना पर छापेमारी हुई है। छापेमारी से मेडिकल संचालकों में हड़कंप। देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का आयोजन किया गया। विधायक विनोद कंडारी ने मेले का शुभारंभ किया। कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप का। साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में नियमों को ताक पर रखकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने अपने चहेतों को टेंडर दिए। रुड़की में कोरोना मरीजों की दस्तक के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट हो गया है। रुड़की कोतवाली का एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला। संक्रमित पुलिसकर्मी को आइसोलेट किया गया।
अल्मोड़ा में लोक कलाकार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में लोक कलाकार झेल रहे हैं आर्थिक तंगी, सरकार से पहले की तरह मान्यता प्राप्त करने की मांग। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना जारी। बर्खास्त कर्मचारियों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साथ मिला। जोशीमठ में 590 से ज्यादा घरों में आई दरारें, आधे से ज्यादा घर रहने लायक नहीं बचे हैं। 2 होटल्स को खतरा पैदा हो गया, होटलों की दीवारों से हो रहा है पानी का रिसाव। जोशीमठ के मारवाड़ी में जेपी कंपनी में भूत धसाव से बड़ी तबाही हुई है। 25 घर रहने लायक नहीं बचे, 16 परिवार और 25 कर्मचारियों को शिफ्ट किया गया। जोशीमठ में भूत धसाव को लेकर गंभीर हुई धामी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, लगातार कर रहा हूं हालात की समीक्षा। पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर पुलिस वायरलेस नेटवर्क को किया जा रहा है मजबूत। 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से लगेंगे रिपीटर टावर। पौड़ी के निसणी गांव में प्रवासी युवक पर कुछ युवकों ने किया हमला। युवक को पीट कर किया लहूलुहान, घायल गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। पौड़ी में नगरपालिका पर नियमों के खिलाफ निर्माण का लगा आरोप। जिला विकास प्राधिकरण ने नगरपालिका को भेजे 7 नोटिस। बागेश्वर में नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग। नशे की जद से युवाओं को बचाने के लिए काउंसलर की मदद ली जाएगी। टिहरी में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हादसों पर लगाम लगाने के लिए नगरपालिका ने कसी कमर। अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग के जरिए 5 लाख ठगने वाला शातिर नटवार लाल चढ़ा पुलिस के हत्थे। अल्मोड़ा पुलिस ने 25,000 के इनामी ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया। रुड़की पुलिस ने घर से गायब बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बरामद किया गया। रामनगर के फाटो टूरिज्म जोन से रोमांचक वीडियो आए सामने। अपने बच्चे को मुंह में दबाकर दूसरी जगह शिफ्ट करती दिखी बाघिन। गोरखपुर में मुख्य सचिव और डीजीपी ने गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए। खिचड़ी मेले की तैयारियों सुरक्षा का जायजा लिया। बलरामपुर में पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने 11 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। अलीगढ़ पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से छात्रों का मांगा ब्यौरा। छात्रों ने डेटा दिए जाने को बताया अपनी निजता का हनन। गाजियाबाद में परिवहन विभाग की लापरवाही से स्कूली अनफिट वाहनों की संख्या बढ़ी। बिना फिटनेस बच्चों को स्कूल ले जा रही 98 बसें। हाथरस में किसानों के साथ धरने पर बैठे अरंडी विधायक प्रदीप सिंह। फसल की सिंचाई के लिए किसानों को नहीं मिल रहा है पानी। लखनऊ में प्रॉपर्टी के विवाद में बहू और बच्चों को किया बेघर। होटल विश्वनाथ की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था। चंदौली में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गाजीपुर में झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं मरीजों की जान से खिलवाड़। एक महिला के इलाज के दौरान मौत की खबर। महिला के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। अलीगढ़ पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से छात्रों का डेटा मांगा है, जिसमें कश्मीरी, पूर्वोत्तर और विदेशी छात्र शामिल। आगरा की सबसे बड़ी गौशाला बाईपुर में दिखा अव्यवस्था का आलम। गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए नहीं है इंतजाम। आगरा में विधायक और मेयर ने ली गरीबों की सुध। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और मेयर नवीन जैन ने बेघरों को पहुंचाया शेल्टर को। महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से गहराया संकट। कई शहरों में बिजली गुल है। मुंबई से लेकर औरंगाबाद तक प्रदर्शन। पीएम मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पर चर्चा। पीएम मोदी का 27 जनवरी को परीक्षार्थियों से संवाद का कार्यक्रम। कंजावला केस में सामने आई एक और नई सीसीटीवी फुटेज, जिसमें हादसे के बाद निधि अपने घर के अंदर घुसती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंजलि केस में दोस्त की गवाही से बड़ा खुलासा। हादसे के बाद जानबूझकर अंजलि को घसीटते रहे कार सवार। कंजावला केस में अंजलि के साथ किसी सेक्सुअल असॉल्ट के सबूत नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली में सरेआम शख्स ने लड़की पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चुनाव के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि यूपी में नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जनवरी में चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था। निकाय चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया। ओबीसी आरक्षण देने की स्थितियां एकदम साफ है। सरकार ने आरक्षण लागू कराने पर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च तक ओबीसी कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा था। हम बिल्कुल इस फैसले से, आदेश से संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस पार्टी से नहीं था। मेरा मेन पर्पस था ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सपा और भाजपा के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। हम लोगों ने स्टे मांगा था और उसको रोक मांगी थी कि बिना आरक्षण के इलेक्शन न हो। उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी भावनाओं को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए उसको, उस पॉइंट को स्टे करने का काम किया है और ये समाजवादी पार्टी की जीत है। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव के लिए योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण की जो व्यवस्था दी थी, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ रही है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत जिले में थी और इस दौरान उनका कई जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। कड़ाके की सर्दी, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थकों का हुजूम और सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी बागपत की सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए, लोगों से मिलते और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते दिखे। इस दौरान राहुल गांधी का कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के बड़े हुजूम को कांग्रेस पार्टी अपनी सफलता करार दे रही है। यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत जिले की सीमा को पार कर शामली जिले में दाखिल हो गई है। शामली के एलम कस्बे में राहुल गांधी रात बिताएंगे और गुरुवार को यहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। रात्रि विश्राम के लिए एलम में 3 पंडाल लगाए गए हैं। शामली में राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा एलम से कांधला और कैराना कस्बे से होते हुए यमुना ब्रिज से हरियाणा के पानीपत जिले में एंट्री करेगी। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा का आज दूसरा दिन, जिसे लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। भाजपा ने राहुल गांधी की यात्रा पर करारा प्रहार किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी करार दिया है। ब्रजेश पाठक का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल हो जाए, कांग्रेस का पूरी तरह सफाया तय है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से, देश से साफ है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई पार्टी एक परिवार की पार्टी है और केवल अपनों को लाभान्वित करने के लिए है। वो कुर्सी की भूख के कारण उनको परेशान होकर के दौड़ना पड़ रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों से गुजर रही है, जिसे लेकर भाजपा आरोप लगा रही है कि अमेठी छोड़ने वाले राहुल गांधी ने अब यूपी से भी किनारा कर लिया है। तो वहीं विपक्ष के दलों को साथ जोड़ने की कांग्रेस की कवायद पर भाजपा का दावा है कि कांग्रेस कोई भी गठबंधन बना ले, भाजपा को हरा नहीं सकती, क्योंकि भाजपा का गठबंधन जनता के साथ है। तो कुल मिलाकर उनका कोई भारत जोड़ना तो एक नाम था, बाकी काम तो उनका विपक्ष को जोड़ना था। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंचने के साथ ही सियासत का पारा बढ़ना शुरू हो गया था और अब जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ चली है, राजनीति का पहिया कुछ ज्यादा ही तेज घूम रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा निशाना साध रही है तो संत समाज राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई पैदल भारत की यात्रा कर रहा है, भारत को समझ रहा है, तो ये प्रशंसा की बात है। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है। राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, वो कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी सराहना की है। आचार्य सत्येंद्र दास ने पत्र के जरिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद दिया। हालांकि शुभकामना संदेश पर आचार्य सत्येंद्र दास ने साफ किया है कि इसे किसी पार्टी के समर्थन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे पास जो भी आता है हम उसे आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने किसी पार्टी का समर्थन किया है। संत समाज की तारीफ के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रालोद का समर्थन भी मिला है। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को तपस्वी बताया है। जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम। देश के संस्कार के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा ये अभियान सार्थक हो और एक सूत्र में लोगों को जोड़ते रहे। जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद रालोद के कई नेता बागपत में राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत के लिए पहुंचे। तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है, इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा को रालोद का समर्थन कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने विपक्ष के सभी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि सपा और बसपा ने शुभकामनाएं दी, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हुए। ऐसे में रालोद के समर्थन से कांग्रेस गदगद है। ये धारा आके मिल जाती है 24 की धारा में, तो शायद 24 की धारा और सुदृढ़ हो जाए और तेज हो जाए। हालांकि कांग्रेस की इन उम्मीदों को किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा झटका दे दिया है। राकेश टिकैत ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो हमारा यात्रा में हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस ने विपक्षी दलों को साथ लाने की जो योजना तैयार की है उस पर अभी काफी काम करना होगा।
बाहुबली अतीक अहमद के परिवार के सियासी भविष्य को लेकर यूपी गंगा की खबर पर मुहर लगने जा रही है। हमने 1 महीने पहले ही बता दिया था कि जल्द अतीक अहमद का परिवार हाथी की सवारी करेगा। गुरुवार को इस खबर पर औपचारिक मुहर लगने वाली है। प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान में गुरुवार को बड़ा सियासी मजमा लगने वाला है। कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर अतीक अहमद का परिवार बीएसपी का दामन थामेगा। बीएसपी के बड़े नेता घनश्याम चंद खरवार और राजू गौतम अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी में शामिल करवाएंगे। प्रयागराज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम सरदार पटेल सेवा संस्थान में आयोजित होगा और इसी कार्यक्रम में अतीक अहमद के परिवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। उम्मीद है कि इसी सम्मेलन में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज सीट से मेयर का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर बीएसपी का कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा। माननीय बहन जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। कल कुछ घोषणाएं होनी है, उसको आपको कल पता चल जाएगा। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाकर मायावती लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले नगर निकाय चुनावों में दलित मुस्लिम गठजोड़ के फॉर्मूले को अपनाना चाहती है। अगर निकाय चुनाव में ये प्रयोग सफल होता है तो बीएसपी इसे लोकसभा चुनाव में भी जरूर आजमाना चाहेगी। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम पर चल रहे मुकदमों की सुनवाई यूपी से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। दरअसल आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की सुनवाई यूपी से बाहर कराने की मांग की थी। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आजम खान पर 87 केस दर्ज हैं और यूपी में आजम खान को न्याय की उम्मीद नहीं थी। कपिल सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यूपी में आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर याचिका वापस ले लें। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनके खिलाफ जितने भी मामले चल रहे हैं, चाहे वो निचली अदालत में हो या हाई कोर्ट में हो, उसे उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे उनकी इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने आजम खान पर तंज कसा है। के बाद यदि उसमें प्रमाण मिल रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है, तो ये लोग घबराए हुए हैं। तो लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बाहर भी चले जाएंगे तो उसको बाहर में क्या कोई उसको सत्य को कोई असत्य थोड़े ना कह देगा। हेट स्पीच केस में सजा याफ्ता आजम खान की विधायकी जा चुकी है, जबकि अन्य मामलों में सुनवाई और जांच जारी है। और अब चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान देखते हैं। अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकरीबन 50,000 लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। गुरुवार को फैसला आना है, लेकिन उससे ठीक पहले हल्द्वानी की हवा बेहद गर्म हो चुकी है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बनभूलपुरा के 4,000 से ज्यादा घरों पर संकट मंडरा रहा है, जिसके बाद ये स्थानीय लोग लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बनभूलपुरा और गफूर बस्ती के लोगों की नींद उड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब वो बेघर होने की कगार पर है। जी हम यही चाह रहे हैं, हम हल्द्वानी में ही रहें, हमें घर से बेघर न करें। जिस टाइम हम बना रहे थे उस टाइम रेलवे कहाँ गई थी। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिसे लेकर कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। इस मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि सभी को कोर्ट का फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला हो, सरकार उसको काम करेगी। दरअसल 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमणकारियों को 7 दिन का नोटिस देकर तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन एक्शन में भी था, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद शुरू हुए विरोध की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जिस पर अब कल सुनवाई होनी है। लेकिन उससे ठीक पहले हर सियासी दल इस मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है। अवैध कॉलोनियों को हटाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कार्रवाई हुई तो जद में लगभग 4,000 से ज्यादा परिवार आएंगे। इस मुद्दे पर अब सियासत भी चरमा गई है। बुधवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बनभूलपुरा पहुंचा और उन परिवारों से मिला जिनके मकानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास रखा। उपवास खत्म होने के बाद हरीश रावत ने कहा कि सरकार को मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले पर विचार करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन सब लोगों की घर, छत और उनके जीवन के अस्तित्व को बचाने के पक्ष में आ जाए।
सपा ही नहीं बसपा भी अब इस मामले पर कूद पड़ी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत को आज देहरादून से एयरलिफ्ट करके मुंबई ले जाया गया है, जहां उनके लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक्सीडेंट में पंत को सिर, घुटने और टखने में चोट आई थी। उनके घुटने के 4 में से 3 लिगामेंट टूटने की बात सामने आई थी। ऐसे में अब बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें देहरादून से मुंबई एयरलिफ्ट करवाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि अब आगे का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में करवाया जाएगा। वहाँ डॉक्टर दीनशॉ पारदीवाला की देखरेख में पंत का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर पारदीवाला अस्पताल में स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड आर्थोस्कोपी डिपार्टमेंट के हेड है। बीसीसीआई के डॉक्टर्स और जो अस्पताल के डॉक्टर्स थे वो लगातार टच में थे। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि यहाँ से ऋषभ पंत को एक अच्छे इलाज के लिए उनको यहाँ से अब एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा, जॉलीग्रांट से एयरलिफ्ट होंगे और उसके बाद मुंबई जाएंगे। दूसरी ओर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला ने भी ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने को लेकर दुआ की है। मीरा रौतेला ने ऋषभ पंत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, सोशल मीडिया की अफवाह एक तरफ और आपका स्वस्थ होके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करना दूसरी तरफ। सिद्ध बली बाबा आप पर विशेष कृपा करे। आप सभी लोग भी प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऋषभ पंत। उत्तराखंड में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल चुका है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी से कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, पेड़, पहाड़, जमीन सभी को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। ये मनोरम नजारा है यमुनोत्री धाम और आसपास का, जहां नए साल की पहली बर्फबारी हुई। गंगा घाटों में गंगोत्री, मुखवा, धराली, झाला, सुखी तो वहीं यमुना घाटी में यमुनोत्री मंदिर समेत कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। लगातार बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान -13 और अधिकतम तापमान -5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इधर बड़कोट, धारचूला में भी मौसम का मिजाज बदला। हर तरफ बर्फ की चादर दिखाई दी। व्यास घाटी से लेकर लिपुलेख क्षेत्र तक भारी बारिश हुई है, जिसके बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से किसानों और कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। एक तरफ पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ी है, तो वहीं सेब काश्तकारों को भी सेब की अच्छी फसल होने की उम्मीद जगी है। रामपुर की पूर्व सांसद मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब जमानत मिल गई है। दरअसल रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में जया प्रदा पर रामपुर में हुए 2019 लोकसभा चुनाव के समय बिना अनुमति जनसभा करने पर 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान थाना स्वार की ग्राम पंचायत नूरपुर में जया प्रदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तब आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया था, जिसकी वजह से जया प्रदा पर मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा भी चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान थाना कैमरे में हेट स्पीच देने की वजह से दर्ज हुआ था। दोनों मुकदमे आचार संहिता मामले के उल्लंघन के हैं, जिसमें सुनवाई में हाजिर न होने की वजह से कोर्ट ने जया प्रदा को गैर जमानती वारंट जारी किए थे और जया प्रदा को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। आदेश का पालन करते हुए जया प्रदा मीडिया के कैमरों से बचते हुए गुपचुप तरीके से एमपीएमएलए कोर्ट पहुंची और जमानत प्रार्थना पत्र दिया। मामला जमानती था, इसलिए उनको जमानत मिल भी गई। उसी मामले में हाजिर नहीं हो रही थी, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा पिछली तिथियों में जो है NVW जारी किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये आज माननीय न्यायालय में सरेंडर की हैं, तो अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है। इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज सपा विधायक को कानपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 मुकदमों में 1 महीने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जब वो बाहर निकले तो परिसर के बाहर काफी भीड़ थी। इस दौरान धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद विधायक भड़क गए। फिलहाल कोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोनों मुकदमों में 14 दिन और गैंगस्टर एक्ट में 1 महीने की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पेशी के बाद इरफान सोलंकी कोर्ट से बाहर निकले तो बीपी गंगा के कैमरे पर उन्होंने सरकार पर जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया। कहां तक जाएगी? इनकी है और पेपर भी इनका है, जो मर्जी है वो लिखते, अदालत सबकी है। कोर्ट ने इरफान की रिमांड 17 जनवरी तक के लिए मंजूर कर ली है। वहीं गैंगस्टर मामले में सेशन कोर्ट में अब 2 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जो भी मुकदमे लगाए हैं पुलिस ने, उसके तहत रिमांड लिया गया है। न्यायपालिका देखेगी, अपना काम करेगी।
जो सही है वो देखा जाएगा। आगे की क्या आगे बेल डाली जाएगी। इरफान सोलंकी जमीन कब्जाने के लिए आगजनी मामले में पिछले 2 महीने से जेल में बंद है। उनके खिलाफ अब तक करीब 42 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 मामलों में केस दर्ज हो गया है। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने करीब 2200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि ईडी ने अभी मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और शर्जील रजा का नाम है। मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन का नाम भी चार्जशीट में दर्ज है। ईडी की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो करीब 2200 पन्नों की है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच अभी जारी है। दूसरा वॉइस सैंपल अभी नहीं लिया गया, जबकि उसकी पत्नी अफशा अंसारी फरार है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में 1 से 2 महीनों का वक्त लग सकता है। उत्तर निदेशालय ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। हालांकि पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी का नाम नहीं है, बल्कि पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ उर्फ शर्जील रजा और मुख्तार के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन का नाम शामिल किया गया है। ईडी मुख्तार अंसारी से कस्टडी में 15 दिन तक पूछताछ कर चुकी है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी के दूसरे मेंबर से भी पूछताछ हो चुकी है। कानपुर में हुए बिकरू हत्याकांड मामले में 2 साल से जेल में बंद खुशी दुबे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू हत्याकांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। कानपुर देहात जेल में 2 साल से बंद थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुशी दुबे को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने खुशी दुबे को जमानत देते हुए कहा है कि घटना के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, ऐसे में उन्हें हवालात में रखने का कोई औचित्य नहीं है। खुशी दुबे को जमानत मिलने पर सुब्रत पाठक ने कहा है कि जो उचित कार्रवाई हो सकती थी वो की जा रही थी। कोर्ट के फैसले पर कुछ कहना उचित नहीं है। सरकार का विषय नहीं होता है, ये तो पुलिस का विषय है। पुलिस ने मुकदमा लिखा और फिर मुकदमा लिखने के बाद उसमें चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद में मुकदमा कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसमें क्या फैसला लिया तो कोर्ट तय करेगी। खुशी दुबे की जमानत को प्रियंका गांधी ने न्याय की जीत बताया है और ट्वीट कर लिखा कि खुशी दुबे की जमानत भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार है। दरअसल ये पूरा मामला जुलाई 2020 का है, जब विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर फायरिंग हुई थी। इस दौरान 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। खुशी पर हमलावरों को उकसाने का आरोप है। 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए आज योगी सरकार ने मुंबई में बड़ा कार्यक्रम किया और इस दौरान सीएम योगी ने उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का आमंत्रण दिया है। मुंबई के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने न सिर्फ उद्योगपतियों से मुलाकात की, बल्कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी को निवेश के लिए बेहतर जगह बताया। अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया है। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है। सीएम योगी गुरुवार को भी मुंबई में ही रहेंगे। गुरुवार को सीएम योगी बैंकर्स और फिनटेक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से संवाद करेंगे। मुंबई में यूपी में निवेश की संभावनाओं को लेकर रोड शो भी करेंगे। टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, पिरामल इंटरप्राइजेज, पार्ले एग्रो, JSW ग्रुप और स्टार एंड डिज्नी समूह के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के साथ देश के उद्योगपतियों पर भी योगी सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए योगी सरकार के मंत्री देश के बड़े शहरों में जाकर रोड शो करेंगे, वहां के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। अब प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है खड़ी खड़ी घमासान। दिल्ली के एक अंजावला केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज हादसे की जगह से 150 मीटर की दूरी की है। सीसीटीवी में पीड़िता की दोस्त निधि हादसे के बाद भागती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में टाइम रात 2:02 का दिख रहा है, जिससे ये साफ हो रहा है कि हादसे के बाद का वीडियो है। इस बीच दिल्ली के सुल्तानपुरी में अंजलि की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL टीम सुल्तानपुरी पहुंची और जिस गाड़ी से हादसा हुआ था उसकी पड़ताल की। दरअसल जिस गाड़ी से निधि का एक्सीडेंट हुआ उस कार का ग्राउंड क्लियरेंस SUV और बड़ी गाड़ियों जितना नहीं होता है।
ऐसे में एफएसएल की टीम ये भी देख रही है कि कैसे संभव है कि कोई लड़की इस कार में फंस गई। जो भी एग्जिबिट हमने लिफ्ट किए थे वो पुलिस को हैंडओवर करें। वो एग्जिबिट हमारी लैब में एनालिसिस के लिए डिपॉजिट होंगे। उसमें कुछ ब्लड वाले भी हैं और कुछ बिसरा के केस भी अगर आएंगे तो वो भी डिपॉजिट होंगे और उनकी भी रिपोर्ट की जाएगी। एफएसएल की टीम के मुताबिक कार के निचले हिस्से में ब्लड स्टेन मिले हैं जो लेफ्ट साइड के फ्रंट और बैक व्हील के नीचे है। अंजलि कार के लेफ्ट साइड के फ्रंट व्हील में फंसी थी। उधर अंजलि की नानी ने निधि को पहचानने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पहली मर्तबा चंडीगढ़ पुलिस उनके घर पहुंची। जहां चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप के सरकारी आवास पर ही पुलिस ने करीब 25 मिनट तक पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। संदीप पर छेड़छाड़, गलत तरीके से छूने, जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। संदीप सिंह ने इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बताया था और कहा था कि मेरी छवि को खराब करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इस मामले में जांच के लिए शनिवार को कमेटी बनी थी। महिला कोच ने आरोप लगाया था कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुझे एक डॉक्यूमेंट के बहाने घर बुलाया, वहां वो मुझे अलग कैबिन में लेकर गए और मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही मांगा था कि निष्पक्ष जांच हो और इसका इस्तीफा ले। अगर ये इतने सही हैं तो सीएम सर को घबराहट किस बात की है? तो इसका मतलब तो खुद सीएम सर शायद बौखला गए हैं। महिला कोच ने इस मामले में धारा 164 के तहत अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। महिला कोच ने हरियाणा के सीएम पर भी जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों में इन दिनों तेंदुए का खौफ है। लोगों को घर से निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जाल बिछाया गया है, जगह जगह पिंजरा भी लगाया गया है। आगरा, मेरठ और गाजियाबाद से तेंदुए को पकड़ने के लिए टीमें बुलाई गई है। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन सोमवार को शुरू हुआ था, जो तीसरे दिन भी जारी रहा। लोगों ने देखा है, बता रहे कि जैसे रात देखा था। मैंने यहाँ पे देखा हुआ था। ये एम टावर है, हमारे एम टावर के रात से ऊपर आया है। रात में शाम वही 4 बजे करीब में निकला होकर के इधर फिर ए टावर की तरफ जाते हुए दिखा वहाँ पे। पूरा इलाका 4 से 5 एकड़ का है और इसीलिए रेस्क्यू टीम को वक्त लग रहा है। हालांकि रेस्क्यू टीम का दावा है कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। हमारे जनपद की 4 टीमें हैं और 3 टीमें बाहर से हैं। एक आगरा से है और एक गाजियाबाद से, एक मेरठ। वन विभाग की टीम ने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। किसी को भी देर रात बाहर बेवजह जाने के लिए मना किया गया है। वन विभाग का मानना है कि आसपास की बंद पड़ी बिल्डिंग्स में जानवर छुपा हो सकता है, जिसकी तलाश की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।